आज की चर्चा की शुरुआत एक बड़ी अजीब सी बात से करते हैं। सोचो जरा कि चाहे कोई माने या ना माने, पर शक्ति और नियंत्रण, हाँ, पावर और कंट्रोल। बिल्कुल वही पावर और कंट्रोल, इसकी अपेक्षा हर इंसान में कहीं ना कहीं जरूर होती है। लेकिन समाज में एक बड़ा मजेदार क्या कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड है। सही कह रही हैं आप। अगर कोई खुलेआम ये कह दे कि मुझे पावर चाहिए, तो आसपास के लोग उसे शक की निगाह से देखने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि ये इंसान जरूर स्वार्थी है या मैनिपुलेट करता है लोगों को, या खतरनाक भी हो सकता है लोगों की नजर में। एग्जैक्टली हम सबको पावर चाहिए, पर कोई इस बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहता। इसलिए आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी पावर के एक बहुत ही चर्चित और विवादित विषय पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और ये विषय द 48 लॉज ऑफ पावर से जुड़ा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की दुनिया भर में मशहूर किताब की। लेकिन आज हम पूरी किताब का रिव्यू नहीं करने वाले। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ एक विशिष्ट नियम पर होगा, लॉ 11 पर। हाँ, 11वां नियम यानी लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। बिल्कुल। और इस चर्चा का जो मूल मिशन है वो सिर्फ इस नेम की डेफिनेशन पढ़ना नहीं है, हमें इस आइडिया के दोनों पहलुओं को बारीकी से समझना है। दोनों पहलू मतलब उसके फायदे और नुकसान। सही कहा। पहला ये कि कैसे ये नियम एक आम इंसान को किसी दफ्तरी माहौल में या अपनी पर्सनल लाइफ में एक बहुत शक्तिशाली पोजीशन दिला सकता है। पर दूसरी तरफ हम इसके वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी देखेंगे, यानी इसकी साइकोलॉजिकल साइड। हाँ, क्योंकि बाहर से ये नियम जितना ताकतवर लगता है, अंदर से ये एक खतरनाक जाल भी बन सकता है। एक ऐसा जाल जिसमें दूसरों को फंसाते फंसाते इंसान खुद ही कब फंस जाता है पता भी नहीं चलता। ये बहुत ही कमाल का पॉइंट है, और जो लोग हमारी इस बातचीत को सुन रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। चाहे किसी का सपना एक बड़ा लीडर बनने का हो, या कोई सिर्फ इस बात से परेशान हो कि ऑफिस में उनका मैनेजर उनके साथ माइंड गेम्स क्यों खेलता है। इस नियम की गहरी समझ किसी को भी आम जिंदगी के हेरफेर या मैनिपुलेशन से बचा सकती है, ताकि लोग पहचान सकें कि कब उन्हें जाल में फंसाया जा रहा है। हाँ, वही पहचानना जरूरी है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। मैं सोच रही थी कि 11वां नियम आखिर प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। देखिए, अगर इसके मूल सिद्धांत को देखा जाए तो ग्रीन साफ कहते हैं कि पावर का मूल आधार इन्फ्लुएंस और कंट्रोल है, प्रभाव और नियंत्रण। बिल्कुल। और लॉ 11 सीधे शब्दों में कहता है कि अगर पावर बनाए रखनी है तो लोगों को अपनी जरूरत महसूस कराते रहो, उन्हें खुद पर निर्भर रखो। पर लोग ये करते कैसे हैं? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि रॉबर्ट ग्रीन पावर को एक गेम की तरह देखते हैं, एक ऐसा खेल जहां सही और गलत के नैतिक नियम लागू नहीं होते, जिसे अमोरल कहा जाता है, राइट? हाँ, अमोरल माइंडसेट। इस नियम का मूल सिद्धांत यह है कि आपको किसी भी टीम या ग्रुप में खुद को इंडिस्पेंसेबल बनाना है। इंडिस्पेंसेबल यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके बिना काम किसी हाल में चल ही ना सके। सही पकड़ा। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो अहमियत या लेवरेज तभी बनती है जब दूसरे लोग पूरी तरह से उस एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं। जैसे माकियावेली का वो फेमस कोट है। हाँ, माकियावेली ने कहा था कि एक नेता के लिए प्यार किए जाने से ज्यादा जरूरी है कि लोग उससे डरें। पर ग्रीन इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं। अच्छा, वो इससे आगे क्या कहते हैं? वो कहते हैं डर और प्यार दोनों टेम्पररी इमोशंस हैं, पर जरूरत एक सॉलिड फाउंडेशन है। जरूरत जितनी ज्यादा होगी, नियंत्रण पूरी तरह से आपके हाथ में होगा। इसे एक आम ऑफिस के उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि लोग वहां इसे रोज देखते हैं। हाँ, जरूर, बताइए। हर दफ्तर में एक ऐसा आईटी का बंदा जरूर होता है जिसके पास सारे सर्वर के पासवर्ड्स होते हैं, या जिसे उस पुराने सॉफ्टवेयर का अकेले नॉलेज होता है जो पूरी कंपनी चला रहा है। वही जिसको कोई फायर नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल। वो बंदा शायद सबसे अच्छा एम्प्लॉय ना हो, या उसका बर्ताव भी थोड़ा अजीब हो, पर उसको कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर वो चला गया तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। वही उसकी लेवरेज है। हाँ, वो अपनी टेक्निकल स्किल से एक ऐसी स्थिति पैदा कर देता है जहां टॉप मैनेजमेंट की दादागिरी उसके सामने खत्म हो जाती है। ये तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल, टेक्निकल तरीका हो गया। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, आखिर एक इंसान दूसरों को खुद पर मनोवैज्ञानिक रूप से इतना निर्भर बनाता कैसे है? मेरा मतलब है, सिर्फ पासवर्ड छुपाने से तो काम नहीं चलेगा ना? नहीं, पासवर्ड छुपाना तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल मनोविज्ञान और आकर्षण का है।
किताब में आकर्षण, बहतावा और छल जैसे तरीकों की बात हुई है, तो यह साइकोलॉजी का खेल आखिर चलता कैसे है? इसका जवाब ह्यूमन साइकोलॉजी की गहराई में छुपा है। देखिए, टेक्निकल डिपेंडेंसी बनाना आसान है, पर इमोशनल या साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी बनाना एक पूरा आर्ट है। एक आर्ट है, मतलब एक स्किल है। बिल्कुल। इस खेल में शक्ति पाने के लिए व्यक्ति दूसरों के डर, उनकी असुरक्षा और उनकी गहरी इच्छाओं का इस्तेमाल करता है। इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाता है। हाँ, क्योंकि इंसान मूल रूप से अपनी जरूरतों और भावनाओं से ड्राइव होता है। अगर आप किसी को ये विश्वास दिला दें कि उनकी खुशी, उनका आगे बढ़ना या उनकी सुरक्षा पूरी तरह से सिर्फ आपके हाथ में है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके आगे झुकने लगेंगे। वही ना, दूसरों को अपनी ही खुशी के लिए अपने ऊपर पूरी तरह से निर्भर कर लेना ही इस नियम की असली और शायद सबसे अंधेरी ताकत है। इसे सुनकर मुझे इस किताब के एक और रूल की याद आ रही है, लॉ 33। हाँ, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। एग्जैक्टली। पुराने जमाने में थंब स्क्रू एक टॉर्चर का औजार होता था, जिससे उंगलियां दबाई जाती थीं जब तक इंसान सच न बोल दे। यहाँ पर ग्रीन साइकोलॉजिकल थंब स्क्रू की बात कर रहे हैं। यानी हर इंसान की कमजोरी पहचानो। हाँ, जो व्यक्ति लोगों के जज्बात का नियम समझ लेता है, वो आराम से सामने वाले की दुर्बलताओं और असुरक्षाओं का पता लगा लेता है। फिर उसी कमजोरी का फायदा उठाकर वो अपना प्रभाव जमा लेता है। और सामने वाले को इस कदर निर्भर कर देता है कि अगला इंसान खुद पर भरोसा ही खोने लगता है। वही छोटे छोटे फैसलों के लिए भी उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। ये तरीका सुनने में जितना असरदार लगता है, मुझे उतना ही डरावना भी लग रहा है। बिल्कुल डरावना है। और आमतौर पर कोई भी इंसान किसी और को अपनी कमजोरी इतनी आसानी से नहीं बताता। तो लोग ये कमजोरी आखिर पता कैसे करते हैं? यहाँ पर एक और लॉ 3 काम आता है, कंसील योर इंटेंशंस, या अपने इरादों को छुपाने का नियम। मतलब सामने वाले को पता ही नहीं चलने देना कि आप क्या चाहते हैं। सही बात। एक मैनिपुलेटिव इंसान कभी शुरू में आकर ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें कंट्रोल करना चाहता हूँ। वो एक बहुत ही हेल्पफुल दोस्त, एक मेंटर या एक वेल विशर की तरह आएगा। हाँ, मीठी बातों के पीछे अपना मकसद छुपा लेता है। बिल्कुल। वो लगने देगा कि वो दूसरों की भलाई चाहता है, पर धीरे धीरे वो बड़ी चतुराई से उनके बाकी ऑप्शंस और सपोर्ट सिस्टम को कट ऑफ करता जाएगा। यानी उन्हें बाकी लोगों से अलग कर देगा। हाँ, ताकि उन्हें लगे कि सिर्फ वही एक इंसान है जो उनकी सच में फिक्र करता है। जब तक एहसास होता है कि क्या चल रहा है, तब तक लोग पूरी तरह से उस पर निर्भर हो चुके होते हैं। ये सच में परसेप्शन और इल्यूजन का मास्टर क्लास है। पर एक सेकंड रुकिए, मैं इस एनालिसिस में एक बात नोटिस कर रही हूँ। क्या बात? यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। ये सारी ट्रिक्स सुनने में बहुत शानदार लग रही हैं, पर प्रैक्टिकल लाइफ में इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी तो है। आप इस नियम की कमियों की बात कर रही हैं। हाँ, देखिए, अगर कोई ऑफिस में या अपने परिवार में सबको अपने ऊपर इतना निर्भर कर ले कि उसके बिना एक फाइल भी आगे ना बढ़े या घर का एक छोटा फैसला ना हो सके, तो वो पूरी तरह फंस जाएगा। वही ना, वो तो कभी वेकेशन पर ही नहीं जा पाएगा। उसका तो फोन रात के 2 बजे भी बजता रहेगा, हर छोटी चीज के लिए। इसमें आखिर शक्ति कहाँ हुई? ये तो उसने खुद को एक तरह से बंधक बना लिया। हाँ, यही तो सबसे बड़ा पॉइंट है। यही इस रूल का सबसे बड़ा ट्रैप है, और लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो इस हिसाब से आजादी तो पूरी तरह छिन गई। आपने बिल्कुल सही फ्लॉ पकड़ा है। जैसा कि हमारे स्रोत Y48 लॉज ऑफ पावर फेल्स जैसे आलोचनात्मक आर्टिकल्स में बताया गया है, इस नियम में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन छुपा हुआ है। एक विरोधाभास है। हाँ, अगर कोई किसी को जबरदस्ती अपने ऊपर निर्भर बनाता है, तो उसकी कीमत उसे अपनी खुद की आज़ादी देकर चुकानी पड़ती है। वो उन लोगों से कभी पीछा नहीं छुड़वा पाएगा, क्योंकि लोग हर छोटी बात के लिए उसके पास आएंगे। बिल्कुल, और पूरी एनर्जी उन्हें मैनेज करने में ही निकल जाएगी। पर इसके पीछे एक बहुत डीप साइकोलॉजी काम करती है। जरा इस साइकोलॉजी को और डिटेल में समझते हैं। मैं सोच रही थी कि आखिर कोई इंसान खुद को इतनी थकाने वाली स्थिति में डालना क्यों चाहेगा, जहां हर कोई उस पर निर्भर हो। वही लगता है ना कि इसमें ऐसी कौन सी सेटिस्फैक्शन मिलती है। हाँ, मतलब खुद की आज़ादी खोकर दूसरों को बांधना कैसा लॉजिक है? इसका जवाब 1986 में बीटी नाम के एक रिसर्चर द्वारा की गई एक स्टडी में मिलता है। बीटी ने ऐसी वर्कप्लेस डायनामिक्स और कंट्रोल करने वाले लोगों के दिमाग को बहुत करीब से स्टडी किया था। तो इस स्टडी में क्या निकल कर आया? उनकी रिसर्च ये दिखाती है कि दूसरों को अपने पर निर्भर बनाने का ये जो तरीका है, ये असल में किसी स्ट्रॉन्ग लीडर की पहचान नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक्चुअली शोषण यानी अब्यूसिव टैक्टिक्स की कैटेगरी में आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसे तरीके उन लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं जो अंदर से डीपली इनसिक्योर होते हैं। अच्छा, वो लोग खुद असुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ,
वो शक की मिजाज के होते हैं, पैरानॉइड टाइप्स। उन्हें हर वक्त डर लगा रहता है कि कोई उनसे बेहतर आ जाएगा और उनकी जगह ले लेगा। इसलिए वो नॉलेज शेयर नहीं करते और काम डेलीगेट नहीं करते। बिल्कुल, वो हर चीज को माइक्रो मैनेज करते हैं। ये नियम ताकत का नहीं बल्कि उनके अपने डर का प्रतीक है, और इस वजह से वो सिर्फ कमजोर लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। क्योंकि कोई मजबूत और इंडिपेंडेंट इंसान ऐसे शोषक माहौल में रुकेगा ही नहीं। एकदम सही, वो ऐसी जगह से निकल जाएंगे। ये पॉइंट पूरे पर्सपेक्टिव को ही पलट देता है। मतलब लोगों को इस तरह से अपनी जरूरत महसूस करवाना और उन्हें निर्भर बनाना असल में किसी व्यक्ति के शक्तिशाली होने की निशानी है ही नहीं, हाँ, वो पावर नहीं, वीक पॉइंट है। बल्कि ये उस व्यक्ति की खुद की नीडीनेस, उसकी जरूरतमंदी और अंदर के खोखलेपन को दर्शाता है। इसे साइकोलॉजी की भाषा में को-डिपेंडेंसी कहा जाता है ना। हाँ, इसे ही कोडिपेंडेंसी कहते हैं। यानी जो मैनिपुलेशन कर रहा है वो खुद उतना ही लाचार और मजबूर है। उसकी सारी पावर का गुरूर इस एक छोटी सी बात पर टिका है कि कोई दूसरा उस पर निर्भर रहे। बिना उस निर्भर व्यक्ति के उस मैनिपुलेटर की अपनी कोई पहचान या ताकत नहीं बचती। वो प्रैक्टिकली जीरो हो जाता है। ये तो एक बीमारी की तरह लग रहा है, जहां दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। एक कंट्रोल कर रहा है और दूसरा कंट्रोल हो रहा है। बिल्कुल, ये एक म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन जैसा है। अगर हम इसे लंबे समय के पैमाने पर देखें तो आलोचनात्मक एनालिसिस साफ कहती है कि ऐसी चालबाजियां छोटे स्वार्थी फायदों के लिए तो शायद काम आ जाएं, जैसे एक दो मीटिंग जीत लेना या क्रेडिट ले लेना। हाँ, पर लंबे समय में ये व्यक्ति को पूरी तरह से अकेला कर देते हैं। जब कोई सबको मैनिपुलेट करने लगता है तो एक दिन लोगों को इस बात का एहसास हो ही जाता है। और जब पर्दा गिरता है तो विश्वास पूरी तरह टूट जाता है। सही कहा, फिर लोग भरोसा करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। कोडिपेंडेंसी वाकई एक टॉक्सिक बीमारी की तरह काम करती है, जिसमें दोनों लोगों की मेंटल पीस और ग्रोथ रुक जाती है। तो इस पूरी बातचीत का आखिर क्या रिजल्ट निकाला जाए? सोचने वाली बात है। एक तरफ हमारे पास ग्रेन का सिद्धांत है जो कहता है कि पावर पाने के लिए लोगों को डिपेंडेंट बनाओ। दूसरी तरफ वैज्ञानिक एनालिसिस है जो इसे एक टॉक्सिक बीमारी और डरपोक लोगों का औजार बताता है। दोनों व्यूज एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो अगर नियम 11 इतना टॉक्सिक और बैकफायर करने वाला हो सकता है, तो आखिर सच्ची शक्ति यानी ट्रू लीडरशिप फिर है क्या? एक सही और ताकतवर नेता कैसा होता है? एक सच्चा और बेहतरीन लीडर, जिसे हम स्रोतों में हाई क्वालिटी लीडर कहते हैं, वो कभी भी लॉ 11 का सहारा नहीं लेता। वो मैनिपुलेटिव ट्रिक्स यूज नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने लोगों को जबरदस्ती डर या छल कपट से खुद पर निर्भर नहीं बनाता। इसके बजाय वो अपनी काबिलियत और सच्चाई के बल पर लोगों की असली निष्ठा जीतता है। इसे ही वॉलंटरी लॉयल्टी कहते हैं ना? तो वो उन्हें डिपेंडेंट बनाए बिना उनको इंस्पायर करता है। बिल्कुल, एक सच्चा लीडर अपने लोगों को उनकी क्षमता पहचानने में मदद करता है। वो नॉलेज शेयर करता है, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है। यानी वो उन्हें आजादी देता है, बांधता नहीं है। और मजेदार बात यह है कि वही आजादी लोगों को उस लीडर का सबसे बड़ा वफादार बनाती है। जबरदस्ती की निर्भरता और इस सच्ची वफादारी में यही जमीन आसमान का फर्क है। ये तो हुई लीडर की बात, पर चलिए इसे थोड़ा आम जिंदगी से जोड़ते हैं। मान लीजिए कोई मॉडर्न वर्क प्लेस में फंसा हुआ है, जहां उसका बॉस नियम 11 का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहा हो। हाँ, ऐसे बॉसेस बहुत होते हैं। तो ऐसी स्थिति में खुद को इस मैनिपुलेशन और टॉक्सिसिटी से बचाया कैसे जाए? स्रोतों के मुताबिक ऐसे माहौल में सर्वाइव करने का क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, सबसे पहला और जरूरी डिफेंस मैकेनिज्म है सेल्फ रिलायंस, यानी खुद को आत्मनिर्भर बनाना। खुद की स्किल्स पर काम करना। हाँ, अगर किसी को लगता है कि कोई उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा या बाकी टीम से कट ऑफ कर रहा है, तो उन्हें अपना नेटवर्क खुद बड़ा करना होगा। अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए किसी एक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सही बात। चाहे वो डायरेक्ट बॉस हो या कोई सीनियर, किसी पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए कि वो उस मजबूरी का फायदा उठाने लगे। अपने विकल्प यानी अपने ऑप्शंस हमेशा खुले रखने चाहिए। क्योंकि जिस दिन सामने वाले को पता चल जाता है कि ऑप्शंस हैं, उसकी पावर खत्म हो जाती है। वही ना, डिपेंडेंसी खत्म तो कंट्रोल भी खत्म। ऐसे सुनकर मुझे ये लग रहा है कि आखिर में बात सिर्फ और सिर्फ नैतिकता या इंटेग्रिटी पर आकर रुकती है। इंटेग्रिटी सबसे बड़ी चीज है। मैकेवेलियन तरीकों या इन चालबाजियों से शक्ति शायद रातों रात मिल जाए, शायद ऑफिस की पॉलिटिक्स जीतने में ये शॉर्टकट्स काम भी आ जाएं। कुछ वक्त के लिए तो रिजल्ट मिल ही जाता है, पर लंबे समय में ये आपसी विश्वास को, अच्छे रिश्तों को और इंसान की खुद की इंटेग्रिटी को खत्म कर देती है। झूठ और हेरफेर से बनी शक्ति अकेलेपन की तरफ ले जाती है।
आपने पूरे विषय को बहुत अच्छे से समराइज किया। हम्म 48 लॉज ऑफ पावर जैसी किताब पढ़ने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम सब अपने दोस्तों को मैनिपुलेट करने लग जाएं। हाँ, वरना तो हर जगह मैनिपुलेशन ही होगा। इसका असली फायदा तब है जब हम ह्यूमन नेचर को अच्छी तरह समझ सकें। हम पहचान सके कि कब कोई बाहर से मीठा बनकर हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यानी खुद को बचाने के लिए नॉलेज होना जरूरी है। बिल्कुल, क्रिटिकल थिंकिंग रखना, सवाल पूछना और किसी पर भी अंधा भरोसा ना करना, यही एक लौता तरीका है इस दुनिया में सही रास्ता चुनने का। वाकई आज की ये चर्चा बहुत ही गहरी और आंखें खोल देने वाली रही। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को थोड़ा समेटते हैं। आखिरी निष्कर्ष निकालते हैं। आज हमने समझा कि कैसे नियम 11 एक तरफ तो अहमियत और प्रभाव बढ़ाने का चतुर तरीका सिखाता है, ये बताता है कि खुद को इंडिस्पेंसिबल बनाकर पावर हासिल की जा सकती है। और दूसरी तरफ हमने इसके खतरे भी देखे। हाँ, वैज्ञानिक सच्चाई ने ये साबित किया कि इसका गलत इस्तेमाल इंसान को खुद एक मनोवैज्ञानिक जाल में फंसा सकता है, एक कोडिपेंडेंट और पैरानॉइड जाल में। इसलिए दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है ताकि आम जिंदगी के पावर डायनामिक्स को बेहतर ढंग से परखा जा सके और कोई हमारा गलत फायदा न उठा सके। वही सबसे बड़ी जीत है। और इस चर्चा को ख़त्म करने से पहले मैं एक बहुत ही विचारशील सवाल उन सब लोगों के दिमाग में छोड़कर जाना चाहती हूँ जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं। एक फाइनल थॉट। हाँ, अगर किसी व्यक्ति की सारी पावर और उसकी पूरी पहचान सिर्फ इस एक बात पर टिकी है कि उसके आसपास के लोग हमेशा कमज़ोर और उस पर निर्भर रहें, तो अगली बार उस कमरे में ध्यान से देखना। उस कमरे में सबसे बड़ा मोहताज और सबसे लाचार इंसान असल में कौन है? कमाल का सवाल है। क्या वो कंट्रोल करने वाला सच में शक्तिशाली है या खुद अपने ही बनाए गए नियंत्रण के खेल का सबसे बड़ा कैदी बन चुका है? इसे जरूर सोचिएगा।